everyone, this is Simran. Welcome back to our YouTube channel IGNOU E-पाठशाला. I hope you people are doing well. So आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MCO 1 की यूनिट 14 दैट इज आपका कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट. और ये पर्टिकुलर यूनिट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन की. अब कॉन्फ्लिक्ट का मतलब आई होप आप सभी लोगों को पता होगा. अगर हम अपनी रेगुलर लाइफ की बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे होते रहते हैं क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप हर एक पर्सन ने जो भी बोला है आप उससे अग्री करें, ठीक है. और जहां भी आपको डिसएग्रीमेंट होगा कॉन्फ्लिक्ट्स वहीं पर आपके अराइज होते हैं, राइट. अब अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करी जाए तो ऑर्गेनाइजेशन में भी कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं, है ना. क्यों अराइज हो सकते हैं? क्योंकि जो आइडियाज हैं, हमारे जो वैल्यूज हैं, हमारी बिलीव्स हैं, जो हमारे इंटरेस्ट हैं, ये डिफर करते हैं पर्सन टू पर्सन. हो सकता है सामने वाले पर्सन ने जो आइडिया दिया है वो आपको सही नहीं लग रहा है या फिर आपने जो आइडिया दिया है वो सामने वाले पर्सन को सही नहीं लग रहा है और इसकी वजह से क्या होगा, एक डिसएग्रीमेंट क्रिएट हो जाएगा एंड इट विल लीड टू conflict, right? So it is a disagreement between two persons or two groups and described as a discord due to difference in their ideas, values, beliefs, interest of two or more people. So conflict is also defined as a clashing ideas and differences within an individual. ठीक है, आई होप डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर हो गई होगी. अब देख लेते हैं कि रॉबिन्स ने यहाँ पर क्या बोला है. That conflict is a process in which an individual purposefully, ठीक है, की वर्ड्स को याद रखिएगा, पर्पसफुली मेक अ कंसर्टेड एफर्ट टू ऑफसेट ऑफ अनदर इंडिविजुअल बाय सम फॉर्म ऑफ blockage that causes frustration to the later in accomplishing his goal or furtherance of his interest. तो रॉबिन्स ने क्या बोला है कि आपका कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो इंडिविजुअल है वो पर्पसफुली किसी एक पर्सन के जो आइडियाज हैं या फिर जो उसके एफर्ट्स हैं उसको ऑफसेट करने की कोशिश करता है. क्यों करता है? क्योंकि उसको पता है अगर उसने उसके जो एफर्ट्स हैं, उसके जो आइडियाज है, अगर उसको ऑफसेट किया तो जो पर्सन है वो इरिटेट हो जाएगा, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और जिसकी वजह से क्या होगा, वो अपने गोल्स को अकम्प्लिश नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो ये बोला है रॉबिन्स ने. आई होप डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी. अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम नेचर एंड टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में. तो देखिए दो टाइप के कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर हम स्टडी करते हैं. एक होता है हमारा फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट और दूसरा होता है हमारा डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, अब ये क्या होते हैं इनको समझ लेते हैं, लेकिन डायग्राम्स आई होप आपको कुछ पिक्चर एक क्लियर हो रही होगी. फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, जो एक हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट होता है, पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट होता है. जैसे अगर आपको अपने आइडियाज प्रेजेंट करना है, ठीक है, आपके पास कुछ न्यू इनोवेटिव टेक्निक्स आप उसको प्रेजेंट करना चाहते हो, उसके लिए कुछ कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है, तो इट इज कॉल्ड एज फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट और हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, क्योंकि इससे आप किसी भी चीज को यहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हो, ना हैम्पर कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, बस एक अपने आइडियाज को, अपने खुद को एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पर थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हो. ठीक, लेकिन वही बात करें हम डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट की तो ये एक्चुअली में क्या करता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है. आपका जो ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके टीम वर्क है, आपके जो इंडिविजुअल्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है. ठीक है, तो अब देख लेते हैं इन डिटेल क्या होता है ये. तो फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट दैट सपोर्ट्स द गोल ऑफ द ग्रुप एंड इम्प्रूव्स इट्स परफॉर्मेंस. ठीक है, तो फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट मैंने आपको बताया कि एक हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट होता है जहां पर हम अपने गोल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करना चाहते हैं. लेकिन जो हमारा डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट दैट हिंडर्स द टीम वर्क एंड योर ग्रुप परफॉर्मेंस, क्योंकि ये एक्चुअली में आप यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में जो इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं, जो पर्सनल्स काम कर रहे हैं, उनका वर्क अफेक्ट होता है और उनका वर्क अगर अफेक्ट होगा तो इन ऑल हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो भी अफेक्ट होंगे. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसी में थोड़ा डिटेल में. देखिए फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट क्या कह रहा है, दैट इट इज हेल्दी, कंस्ट्रक्टिव एंड डिसएग्रीमेंट. देखिए कॉन्फ्लिक्ट है, इसका मतलब सिंपल ये है कि डिसएग्रीमेंट तो होगा ही होगा, लेकिन ये क्या है, हमारा हेल्दी है, कंस्ट्रक्टिव है, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ करना चाह रहे हैं इसलिए है. ठीक है, सो इट रिजल्ट्स इन न्यू आइडियाज, लर्निंग एंड ग्रोथ अमंग द इंडिविजुअल्स. राइट,
लेकिन वहीं अगर हम डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो ये हमारा होता है अनहेल्दी डिस्ट्रक्टिव डिसएग्रीमेंट, जहां पर फोकस हम किस पे करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट पे, सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस किस पे होता है, हमारे कॉन्फ्लिक्ट पे होता है। लेकिन जो फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें हम न्यू आइडियाज को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ग्रोथ के लिए इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, वो आपका फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। ठीक है, सो फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट इंप्रूव्स योर वर्किंग रिलेशनशिप, लेकिन डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट आपकी एनर्जी को सिर्फ ड्रेन करता है, क्योंकि आप सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हो, यहाँ पे सिर्फ आप लड़ाई कर रहे हो, इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी ही सिर्फ वेस्ट होगी, क्योंकि आप कोई भी प्रोडक्टिव जगह पे अपनी एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दैट फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट इंप्रूव्स योर मोरल। आप जब अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, नए आइडियाज ला रहे हैं, लर्निंग्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में मोरल इंप्रूव होगा। लेकिन डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है, दैट इंडिविजुअल्स एक्ट बिफोर थिंकिंग। ठीक है, नेक्स्ट है इट लीड्स टू इनोवेशन एंड पॉजिटिव चेंज फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन, वेयर एज डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट क्या बोल रहा है, दैट इट लीड्स टू अग्रेसिव एक्ट्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ बात किसकी हो रही है, लड़ाई की, और लड़ाई तो तभी होती है जब आप अग्रेशन में होते हैं, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ आपको दिखेगा अग्रेसिव एक्ट, लेकिन जो हमारा फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, यहाँ पर हम इनोवेशन की बात करते हैं, पॉजिटिव चेंज लाने की बात करते हैं। ठीक है, सो लॉसेस में एक्सीड एनी पोटेंशियल गेन फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट, और जो भी आपने अभी तक कमाया होगा, जो भी आपके गेन्स रहे होंगे, आप उस कॉन्फ्लिक्ट से सब कुछ लूज कर सकते हो सकता है कि जो आपके लॉसेस हैं वो ज्यादा इंक्रीज कर जाए आपके गेन्स के कंपैरिजन में। ठीक है, सो आई होप ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। डिफरेंस आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको इस फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया है। आई होप अब आप इसको नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। अब अभी हमने ये डिस्कस किया कि दो टाइप के आपके कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज करते हैं, एक होता है हमारा फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट एंड दूसरा होता है हमारा डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं इनकी क्या वजह है, किस वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज करते हैं, यही है हमारे टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। सबसे पहला है आपका टास्क कॉन्फ्लिक्ट, नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट, और थर्ड है हमारा रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट। तो हमारे जो फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट है या डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट है वो इन्हीं की वजह से अराइज करते हैं। पहले बात कर लेते हैं टास्क कॉन्फ्लिक्ट की। तो टास्क कॉन्फ्लिक्ट का क्या मतलब हुआ, सिंपली कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन में हमारा टास्क है, जो हमारा गोल है कंप्लीट करना, उसकी वजह से या उस पे कोई यहाँ पर अगर कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है तो वो क्या कहलाता है, आपका टास्क कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। सो कॉन्फ्लिक्ट ओवर कंटेंट एंड द गोल ऑफ द वर्क। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन वर्क है कि उसको अपने गोल्स को अचीव करना है, अगर वही चीज अफेक्ट होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको कॉन्फ्लिक्ट अराइज होंगे। ठीक है, तो ये आपको किस कैटेगरी में आ जाता है, फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट की कैटेगरी में आता है, क्योंकि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट। तो प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि किस तरीके से हमें अपने वर्क को यहाँ पर करना है, किस तरीके से हमें अपना काम यहाँ पर करना है, ये आपको क्या कहलाता है, प्रोसेस। सो कॉन्फ्लिक्ट ओवर हाउ द वर्क गेट्स डन, तो ये भी आपका फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ही आता है। ठीक है, लास्ट है हमारा रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट। तो रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट सिंपली समझ में आ रहा होगा, जो आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होते हैं दूसरे एम्प्लॉयज के साथ या आपके अपने बॉसेस के साथ या अपने पीयर्स के साथ, अगर उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो वो क्या कहलाता है, आपका रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट, और ये आपका डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आता है। क्योंकि अगर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज करते हैं तो वहां पे क्या होता है, वो कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एंड इट लीड्स टू व्हाट, आपके जो वर्क है उसको अफेक्ट करेगा, आपकी जो मेंटल स्टेट है उसको अफेक्ट करेगा, और इन ऑल आपके ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेगा। ठीक है, सो आई होप टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस के बारे में कि कॉन्फ्लिक्ट किस तरीके से अराइज करता है, इसकी क्या क्या स्टेजेस हैं। ठीक है, सबसे पहली स्टेज है आपकी पोटेंशियल ऑपोजिशन। पोटेंशियल ऑपोजिशन का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि देखिए, कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है ना तो उसका कोई सोर्स जरूर होता है ना, बिना किसी वजह के तो यहाँ पर लड़ाई स्टार्ट नहीं होगी, चाहे आप अपने पर्सनल लाइफ में देखें चाहे प्रोफेशनल लाइफ में देखें, कुछ एक सोर्स तो होगा ही होगा। ठीक है, अब ये सोर्स क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन भी हो सकता है, स्ट्रक्चर भी हो सकता है, और आपके पर्सनल वेरिएबल्स भी। अब एक एक करके इनको
शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये चीजें आपकी बुक में इन डिटेल नहीं दी हुई है। ओके, सबसे पहले बात करें अगर हम कम्युनिकेशन की, अगर आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है, आपको जो अपनी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करना है, इन्फॉर्मेशन को जो शेयर करना है, अगर आपने वो प्रॉपरली नहीं किया है, तो इसकी वजह से आपका कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर अराइज हो सकता है। ठीक है, या फिर आपने जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं यूज कर लिए, जिनको हम जार्गन्स कहते हैं, अगर आपने ऐसे वर्ड्स को यूज कर लिया जो कि आपके एम्प्लॉयज, आपका पीयर ग्रुप समझ ही नहीं पा रहा है, तो इसकी वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन अगर आपने प्रोवाइड करी है, इसकी वजह से भी यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन गैप अराइज होगा एंड इट विल लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो एक कंडीशन तो ये है। नेक्स्ट है हमारी स्ट्रक्चर की कंडीशन। स्ट्रक्चर की कंडीशन का क्या मतलब हुआ कि लेट से कोई एक आपका फ्रेंड है, मान लेते हैं दो फ्रेंड्स हमारे ए और बी। ठीक है, ओके, लेट्स से कि जो ए है वो हमारा एक मैनेजर पोस्ट पे है, ठीक है, और बी इससे लो पोस्ट पे वर्क कर रहा है। ठीक है, अब जब बी इससे लो पोस्ट पे वर्क कर रहा है तो बी यहाँ पर रिपोर्ट किसको कर रहा है, ए को कर रहा है, और दोनों क्या हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं। ठीक है, अब जब भी बी ने अगर कोई भी वर्क यहाँ परफॉर्म किया है, उसके लिए उसको ए को इन्फॉर्म करना है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो भी वर्क बी करे ए हमेशा उस चीज को माने। ठीक है, अगर कुछ लूप होल्स होंगे, अगर कुछ प्रॉब्लम्स होगी उसके वर्क में, तो ए उसको इस चीज के बारे में बताएगा भी। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक पर्सनल रिलेशनशिप आपका अफेक्ट हुआ, क्योंकि ये दोनों क्या थे, एक अच्छे फ्रेंड्स थे। लेकिन स्ट्रक्चर की वजह से क्या हो गया, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट, या फिर स्ट्रक्चर की वजह से अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है। और लास्ट है इसमें हमारे पर्सनल वेरिएबल्स। तो देखिए, पर्सन टू पर्सन आपके आइडियाज, आपकी थिंकिंग, आपके वैल्यूज, आपका इंटरेस्ट वैरी करता है, इसकी वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं। ठीक है, तो तीन ऐसी कंडीशंस हैं जिनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। सबसे पहला है आपका कम्युनिकेशन, दूसरा है आपका स्ट्रक्चर, एंड थर्ड है हमारे पर्सनल वेरिएबल्स। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेज है हमारी कॉग्निशन एंड पर्सनलाइजेशन की। इसको भी ध्यान समझिएगा कि ये स्टेज में बेसिकली क्या बोला जा रहा है। अब यहाँ पर आपको दो टर्म्स देखने को मिल रहे हैं, एक है पी रिसीव कॉन्फ्लिक्ट और एक है हमारा फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि कुछ एक सोर्स होगा आपके कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने का। ठीक है, लेट्स से कि यहाँ पे दो लोग हैं, एक सी है और एक डी है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, दो लोग हैं सी और डी, और इनमें हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, या फिर कह सकते हैं एक डिसएग्रीमेंट हमेशा दोनों के बीच में रहता है। ठीक है, अब दोनों के बीच में अगर डिसएग्रीमेंट है तो ये बात तो है कि सी को लगेगा कि डी इसके साथ कभी काम नहीं करना चाहता, और डी भी यही लगेगा कि सी उसके साथ कभी काम नहीं करना चाहता, क्योंकि दोनों के बीच क्या है, एक डिसएग्रीमेंट है। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पर ये जरूरी तो नहीं है ना कि सी डी को कुछ हार्म करना चाहेगा या फिर डी सी को कुछ हार्म करना चाहेगा। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं और आपको अगर टीम में काम करना पड़ रहा है, तो सी को प्रॉब्लम नहीं है डी के साथ काम करने में, लेकिन डी को ये लगता है कि सी उसको कुछ ना कुछ अफेक्ट जरूर करेगा ही करेगा। तो ये क्या कहलाता है, आपका पी रिसीव कॉन्फ्लिक्ट, जहां पर हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि सामने वाले पर्सन अगर किसी चीज से हमसे डिसअग्री कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो हमारा कुछ ना कुछ नुकसान या फिर हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत जरूर करेगा। और जब हम उस चीज को एक इमोशनल अफेक्ट तक लेके चले जाते हैं, इमोशंस तक अपने कनेक्ट कर लेते हैं, तो ये आपको क्या कहलाता है, फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। ठीक है, जहां पर आपके इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, वहां पर ये फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब आती है हमारी थर्ड स्टेज, जिसमें हम बात करते हैं बिहेवियर की। तो हमने देखा कि हमारी जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका कुछ एक सोर्स होगा, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि जो पी रिसीव कॉन्फ्लिक्ट और वो फेल्ड कॉन्फ्लिक्ट में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। अब ऑर्गेनाइजेशन में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उस कॉन्फ्लिक्ट को आगे हम बढ़ाते जाएंगे, उसका कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा ही, है ना, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग तो एक साथ ही वर्क करना चाहेंगे और एक टीम के साथ ही वर्क करना ही पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर हम कुछ कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग बिहेवियर्स को देखते हैं, जैसे आपका है कॉम्पिटिशन, कोलैबोरेशन, अकोमोडेशन, अवॉइडेंस एंड कॉम्प्रोमाइज। अब ये क्या है, किस तरीके से वर्क करते हैं, इसको हम आगे अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फोर्थ और लास्ट स्टेज में आ जाता है हमारा आउटकम, कि कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग जो बिहेवियर्स थे उसकी वजह से हमारा जो ग्रुप परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हुई या फिर डिक्रीज हुई, हम इसको एनालाइज करते हैं। ठीक है,
अब एक एक करके हम इन स्टेजेस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आती है हमारी स्टेज 1। तो द एंटीसीडेंट कंडीशन फॉर द कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट एट द इंटरपर्सनल लेवल। अब देखिए यहाँ पर दो टर्म्स होते हैं, एक होता है आपका इंटरपर्सनल, ओके, और दूसरा होता है हमारा इंट्रापर्सनल, राइट। इंटरपर्सनल होता है कि जब आप किसी और के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे दो या दो से ज्यादा लोग आपस में कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं। इंट्रापर्सनल क्या होता है, जहां पर बात होती है सेल्फ की, आप अगर खुद से बात करें, खुद की बात होती है, सेल्फ की जहां पर बात होती है, ठीक है। तो अगर कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इंट्रापर्सनल लेवल पे तो होगा नहीं, आप खुद से तो लड़ेंगे नहीं, है ना। आपका जो कॉन्फ्लिक्ट होगा किसके साथ होगा, किसी थर्ड पर्सन, किसी सेकंड पर्सन के साथ ही होगा, राइट। सो वन पार्टी प्लान्स टू ब्लॉक द अटेम्प्ट ऑफ अनदर पार्टी फ्रॉम अचीविंग अ गोल। ये अभी हमने पीछे डिस्कस भी किया था कि जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो किस वजह से अराइज होता है, कि जो एक पार्टी है वो दूसरे पार्टी के एफर्ट्स को यहाँ पर ब्लॉक करने की कोशिश करती है ताकि वो अपने गोल्स को अचीव ना कर पाए, और इसी की वजह से एक डिसएग्रीमेंट क्रिएट होता है एंड इट लीड्स टू योर कॉन्फ्लिक्ट, राइट। सो इन ऑर्गेनाइजेशन सम पोटेंशियल डेंजर एंड हार्म थ्रेटन द हार्मोनियस फंक्शनिंग एंड देयर एग्जिस्टेंस। सो दिस स्टेज इज रिफर्ड टू एज द सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो ये चीज हमने पहले ही डिस्कस कर ली थी। स्टेज 1 किसकी बात करती है, आपकी सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की, जो हमें यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है या जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है उसका सोर्स क्या है, किस वजह से हो रहा है। अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे है आपका स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी है, इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। हेट्रोजिनिटी ऑफ मेंबर्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ गोल्स। हेट्रोजिनिटी का क्या मतलब होता है कि जहां पर आपको एक डिफरेंस दिख रहा है। दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है आपका हेट्रोजीनियस और एक होता है आपका होमोजीनियस। होमोजीनियस का क्या मतलब होता है, सेम, ठीक है, और हेट्रोजीनियस का क्या मतलब होता है, डिफरेंट, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन में आपकी डिफरेंट पर्सनालिटीज वर्क करती है, डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, उनके डाइवर्स गोल्स भी होते हैं, इसकी वजह से आपका कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। दूसरा है हमारा वैल्यूज की वजह से, किसी का परसेप्शन कैसा है, किसी चीज को किस तरीके से परसीव कर रहा है, इसकी वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है, राइट। ऑल्सो द डिग्री ऑफ डिपेंडेंस बिटवीन ग्रुप्स एंड इन सफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इन सफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ये बेसिकली इसकी बात कर रहा है, आपके कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, ठीक है। और जो आपकी डिग्री ऑफ डिपेंडेंस है ग्रुप्स की, वो कैसी है, इसके ऊपर भी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है कि जो ग्रुप्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ग्रुप्स में जो लोग काम कर रहे हैं उनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, जो अकाउंटेबिलिटी है, इसकी वजह से भी आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में अराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली स्टेज बेसिकली इसकी बात कर रही है, आपकी सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट आती है हमारी स्टेज 2। सो द एंटीसीडेंट कंडीशन मस्ट बी परसीव्ड एज थ्रेटनिंग फॉर कॉन्फ्लिक्ट टू डेवलप। सो द पर्सन हुज अटेम्प्ट्स आर sought to be thwarted perceives the harm that might be done to him and feels realize the potential damage। जो मैंने आपको बताया कि अगर सी और डी के आपस में नहीं बनती है, उनके बीच में डिसएग्रीमेंट है, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है तो उनको एज अ टीम काम करना पड़ेगा। बट अगर डी को लगता है कि सी हमेशा उसको हार्म ही करने की कोशिश करेगा, वो उसने ऑलरेडी क्या कर रखा है, प्रिसीव कर रखा है, ठीक है। सो व्हेन द कॉन्फ्लिक्ट इज पर्सनलाइज्ड इट इज टर्म टू एज फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट। और जब हम उसको अपने इमोशनल कॉन्टेक्स्ट में लेके चले जाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट में, क्योंकि वो फिर पर्सनल लेवल पे बात आ जाती है, ठीक है। सो द रियलाइजेशन मेक्स हिम इमोशनली इन्वॉल्व हिमसेल्फ। तो यहाँ पर जो प्रोफेशनलिज्म थी, प्रोफेशनलिज्म से हटके कहाँ पे आ जाते हैं लोग, पर्सनल लेवल पर आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी स्टेज 3। So in this stage, a party engages into action, that is, he now blocks the other party's attempts in attainment of goals। अब यहाँ पे क्या होता है, थर्ड स्टेज में जो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट में, वो दूसरी पार्टी को यहाँ पर अब ब्लॉक करने की कोशिश करने लगती है, ठीक है। तो सिंपल सा कह सकते हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था वो इन ओपन होने लग जाता है, ठीक है। मतलब होता है ना कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कोल्ड वॉर चलते रहते हैं जो कि आपस में होते हैं, लेकिन आपके ऑर्गेनाइजेशन में या फिर आसपास नहीं पता चलता है। लेकिन कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आपके इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में हर एक पर्सन को पता होता है कि इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो यही बात कर रहा है आपका स्टेज 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने बात करी थी कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग बिहेवियर की, राइट। अब कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग बिहेवियर क्या थे ये डिस्कस कर लेते, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि इसको हम आगे
बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले इनको हम जॉट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहला है हमारा कंपीटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा कोलैबोरेटिंग, राइट। थर्ड है हमारा यहाँ पे अवॉइडिंग। फोर्थ है हमारा अकोमोडेटिंग। और लास्ट है हमारा कॉम्प्रोमाइजिंग, ठीक है। लास्ट है हमारा कॉम्प्रोमाइजिंग, ओके। तो ये 5 हमारे क्या है, कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग बिहेवियर है। अब इसमें क्या बोला जाता है इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करें अगर हम कंपीटिंग की, तो यहां पर बोला जाता है आई विन यू लूज, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए अगर आप किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, कोई भी एक जनरल आप कंपटीशन अगर कर रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट किया है आपने, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई एक पार्टी यहाँ पर विन करती है और कोई एक पार्टी यहाँ पर लूज करती है। तो यहाँ पर भी यही बोल रहा है आपसे कि मान लेते हैं कि कोई आपके 2 पर्सन है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, ठीक है। इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, तो इनके बीच में क्या होगा, एक नॉर्मल कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी पार्टी विन कर जाएगी वो विनर हो जाएगी, और जो भी लूज कर जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पर लूजर। तो एक कंपटीशन के बेसिस पर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने की कोशिश की जाती है। सिंपल सा कहने का मतलब ये है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कोलैबोरेटिंग। अब कोलैबोरेटिंग में क्या बोल रहा है, दैट आई विन यू विन। तो जो कहते नहीं हम एक विन विन सिचुएशन होती है जो, वो यही है कि हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कोलैब कर लेते हैं, जो भी हमारे बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको खत्म करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट अफ्रेश, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चलता है आपका कि दोनों ही जो पार्टीज होती हैं वो विन विन सिचुएशन में होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अवॉइडिंग। तो अवॉइडिंग में क्या होता है यहाँ पर आपका नो विनर नो लूजर, राइट। क्यों, क्योंकि हमने ए को अवॉइड कर दिया, आई मीन ए बी को अवॉइड कर रहा है और बी ए को अवॉइड कर रहा है, ठीक है। जब दोनों एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी विनर नहीं होगा और कोई भी यहाँ पे लूजर नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अकोमोडेटिंग। अब इसमें क्या बोलता है, दैट आई लूज यू विन, ठीक है। तो सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि ए और बी हैं, तो ए ने बोल दिया यहाँ पे कि ठीक है बी मैं हारता हूं और तुम जीत गए, ठीक है। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग के भी अपने किसी पर्सन के साथ अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ठीक है, लेट से आपके भाई या बहन के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट अगर हो जाता है, ठीक है, और आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना, तो वी से ना कि ठीक है तुम जीत गए मैं हार गई, या तुम जीती मैं हारा, है ना, ये वाली सिचुएशन रहती है। तो वही क्या कहलाती है, आपकी अकोमोडेटिंग की सिचुएशन, ठीक है। लास्ट आ जाता है हमारा कॉम्प्रोमाइजिंग, और यहाँ पे बोला जाता है दैट यू बेंड आई बेंड, है ना। कॉम्प्रोमाइज का क्या मतलब होता है कि कुछ चीजों में तुम मेरी बात मानो, कुछ चीजों में मैं तुम्हारी बात मानूं, है ना। तो यू ऑल्सो बेंड एंड आई विल ऑल्सो बेंड, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हो गए होंगे इस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी से। एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आता है कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस से, तो यहाँ पे ये जरूर आप लिख के आइएगा, ओके। लास्ट है हमारी स्टेज 4। सो द इंटरप्ले बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ओवर्ट कॉन्फ्लिक्ट बिहेवियर एंड कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग स्ट्रैटेजीज ऑफ स्टिमुलेशन और रेजोल्यूशन इन्फ्लुएंस द कॉन्सिक्वेंसेस। तो अभी हमने जो आपकी हैंडलिंग स्ट्रैटेजीज को डिस्कस किया, इसकी बेसिस पर हमें पता चलेगा कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज करेगी इनकी वजह से या फिर डिक्रीज करेगी। अब जो भी हमने यहाँ पर ये डिस्कस किए, इनको अप्लाई करने का भी तरीका होता है, ठीक है, कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा सूटेबल होगा, ठीक है, कौन सी सिचुएशन में कंपीटिंग सूटेबल होगा, कौन सी सिचुएशन में हमारा अवॉइडिंग सूटेबल होगा। तो सिचुएशन टू सिचुएशन यहाँ पर जो हैंडलिंग बिहेवियर्स हैं उनको डिसाइड किया जाता है, ठीक है। इसमें और ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आपकी बुक में इतना ज्यादा नहीं दिया हुआ है, ओके। सो द कॉन्फ्लिक्ट फाइनली रिजल्ट्स इन एन आउटकम दैट मे बी फंक्शनल और डिसफंक्शनल। अब जो भी हमारा यहाँ पर रिजल्ट निकल के आएगा, या तो वो फंक्शनल हो सकता है या वो डिसफंक्शनल हो सकता है। अगर फंक्शनल यहाँ पर आएगा तो इसको इजीली हैंडल किया जा सकता है, लेकिन अगर ये डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट निकल के आता है तो यहाँ पर मैनेजमेंट करना प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। सो द कॉन्फ्लिक्ट फाइनली रिजल्ट्स इन एन आउटकम दैट मे बी फंक्शनल or dysfunctional. If the conflict is handled well,
the result is functional conflict, and if it is mismanaged, the result is dysfunctional conflict. ठीक है, तो अगर हमने प्रॉपरली इसको मैनेज कर ले गए तो ये हमारा फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट होगा, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए होता है, जिसमें आप अपने गोल्स को अचीव करने की बात करते हैं, न्यू आइडियाज की बात करते हैं. लेकिन अगर मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हुआ तो ये डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ चला जाएगा, जहां पर सिर्फ और सिर्फ हम किसके बारे में सोचते हैं कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सोचते हैं, एक अग्रेसिव नेचर लेके चलते हैं. ठीक है, तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था, एंड आई होप कि जितने भी टॉपिक्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए आपको क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसको मैंने यहाँ पर डिस्कस किया. इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड कर दूंगी. ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए. अपनी फीडबैक देना मत भूलिएगा, और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा. मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर.